प्रिय विद्यार्थियों, कल हमने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की उत्साह कविता पढ़ी थी। वो आपकी समझ में आ गई होगी। आज हम उनकी दूसरी कविता अट नहीं रही है वो पढ़ेंगे। इसमें फाल्गुन महीने के समय जो प्राकृतिक सुंदरता होती है उसका वर्णन इसमें किया गया है। अट नहीं रही है इसका अर्थ होता है कि समाहित नहीं हो पा रही है। क्या समाहित नहीं हो पा रही है? फाल्गुन के महीने में जो प्राकृतिक सुंदरता होती है, मादकता होती है, आनंद होता है, खुशी होती है, वो समाहित नहीं हो पा रही है। उसकी सर्वव्यापकता का वर्णन कवि ने इसमें किया है। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन। फागुन का अर्थ होता है फाल्गुन का महीना, तन मतलब होता है शरीर। हमारा जो शरीर है उसमें फाल्गुन के महीने में जो प्राकृतिक सुंदरता होती है वो समाहित नहीं हो पा रही है, क्योंकि उसकी सर्वव्यापकता का वर्णन है। वो इतनी व्यापक है कि अगर उसको हम अपने शरीर में समाहित करना चाहें तो वो समाहित नहीं हो पाएगी। सट नहीं रही है इसका भी अर्थ वही है कि शरीर के अंदर आ नहीं रही है, क्योंकि सुंदरता है वो व्यापक है। वो हमारा शरीर उसके सामने छोटा पड़ जाता है। कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। इसमें जो कवि हैं उस सर्वव्यापक परमात्मा की ओर संकेत करते हुए कह रहे हैं कि वो परमात्मा का हमें पता नहीं चलता है कि वो कहाँ रहता है, पर उसके जो कार्य हैं उससे हमें पता लग रहा है कि वो कहीं तो विद्यमान जरूर है। कहीं सांस लेते हो, क्योंकि जो परमात्मा है वो कहाँ रह रहा है, कहाँ श्वास ले रहा है, कहाँ रहता है, उसका हमें पता नहीं चलता है, पर वो सत्ता अवश्य ही है। उसी सत्ता के कारण घर घर भर देते हो। वही जो ईश्वर है, वो परमात्मा है, वो प्रकृति का कोना कोना उस सुंदरता से भर देता है। उड़ने को नभ में तुम पर कर देते हो। पर दो बार आया है और दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, तो यहाँ पर यमक अलंकार है। एक पर का अर्थ पंख है, एक पर का अर्थ प्रदान करना। आपकी जो प्राकृतिक जो सुंदरता है, आपने जो सृष्टि को, आपने जो फाल्गुन के महीने में प्रकृति को जो इतना सुंदर बनाया है कि उसको देख करके हमारा मन भी उस आकाश में उड़ने को, अर्थात हमारी कल्पना की जो उड़ान है उनको आप एक नया रास्ता देते हो, उनको एक पंख प्रदान कर देते हो। उसको देख करके हमारे मन में अनेक कल्पनाएं, अनेक विचार आते हैं। आगे कवि कह रहे हैं कि आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। वो जो फाल्गुन के महीने का जो प्राकृतिक सौंदर्य है उससे कवि अपनी जो आँखें हैं हटाना चाहता है, पर उससे वो हटती नहीं है, क्योंकि जो आँखें हैं वो भी ईश्वर की देन है और जो प्राकृतिक सौंदर्य है वो भी ईश्वर की देन है। इसलिए इसलिए हमारा जो मन है, हमारी जो आँखें हैं वो प्रकृति की तरफ लग जाती हैं, वो उससे दूर नहीं होती हैं। पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर्मे मंद गंध पुष्पमाल। आगे कवि प्राकृतिक सुंदरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि जो फाल्गुन का महीना होता है उसमें जो डालियां होती हैं, पेड़ों की जो डालियां होती हैं वो पत्तों से लग जाती हैं। अनेक पत्ते, नए नए पत्ते दिखाई देते हैं। कहीं वो हरे रंग के होते हैं, कहीं वो लाल रंग के होते हैं, क्योंकि जो शुरुआत में जो पत्ते फूटते हैं उनकी जो कोंपलें होती हैं वो लाल रंग की होती हैं, फिर धीरे धीरे वो अपना रंग बदल करके
हरी हो जाती हैं। मंद कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल। और प्रकृति में ऐसा लग रहा है कि प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसमें चाहे पेड़ हैं, झाड़ियां हैं, उनके ऊपर जो खिले हुए जो फूल हैं वो ऐसा लगता है कवि ने कल्पना की है कि किसी ने उनके गले में माला पहना दी हो। जिस तरह से आदमी के गले में लोगों के द्वारा माला पहनाई जाती है, उसी तरह से प्रकृति ने अपने पेड़ पौधों में, झाड़ियों में वो इस तरह से फूल खिला दिए हैं कि वो माला की तरह दिखाई देते हैं। और वो जो फूल हैं उनसे मंद मंद और सुगंधित हवा उनसे निकलती है, आती है और चारों तरफ एक मादकता का वातावरण पैदा कर देती है। पाट पाट शोभा श्री से पट नहीं रही है। और प्रकृति का प्रत्येक कोना कोना उस ईश्वरीय देन, उस परमात्मा की देन ऐसी है कि चारों तरफ इतनी सुंदरता है कि प्रत्येक कोना कोना है वो उस सुंदरता से आच्छादित है। अगर उस प्रत्येक सौंदर्य को अगर हम अपने अंदर समाहित करना चाहें तो हम उसको समाहित नहीं कर सकते हैं। अर्थात हमारी जो बुद्धि है वो उसके सामने छोटी पड़ जाती है और सौंदर्य है वो इतना सर्वव्यापक है। तो कवि ने इसमें फाल्गुन के महीने में जो प्राकृतिक सौंदर्य होता है उसका वर्णन किया है। उस समय वसंत ऋतु आ जाती है और आप सभी को पता है कि जो वसंत ऋतु का महीना होता है कितना आनंददायक होता है, कितना मादकता से परिपूर्ण होता है। चारों तरफ हरियाली छाई रहती है और जो पक्षी हैं वो भी, कोयल है वो अपने गान गाती है और मोर है वो नाचने लगता है। वातावरण भी एकदम सम होता है, न अधिक गर्मी होती है न अधिक सर्दी होती है। प्रिय विद्यार्थियों, आपको ये कविता अच्छे से समझ में आ गई होगी। धन्यवाद।